हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज मैं बताने वाला हूं 10th क्लास का मैथ ज्यामिति। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है ज्यामिति क्या है, ज्यामिति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है बता चुके थे और आज मैं ज्यामिति में जो बताने वाला हूं सर्वांगसम, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्त, दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त और इसके साथ साथ ज्यामिति में जितना भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाते हैं, तो उस सारे ऑब्जेक्टिव जो है ज्यामिति को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। ज्यामिति बताया जाता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्त को लिखें। कल बताए थे कि सर्वांगसम क्या है, तो जब दो ज्यामितीय आकृतियां आकार और माप में बराबर हो उसे ही सर्वांगसम कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्त को लिखें। परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ यह प्रश्न कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्त को लिखें। तो हम बताएंगे कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्त निम्नलिखित होते हैं। लिखा हुआ है दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्त निम्नलिखित होते हैं। पहला है, ट्रिक द्वारा बता रहा है, पहला है सास, दूसरा है सास के नाम आशा, ससुर रोहन सिंह, ससुर रोहन सिंह, आस लगैले रहो पैसा ला। कहने का मतलब सास, सास मतलब साइड एंगल साइड लिखना है। एस से सा, पाई के बदला में ए, एस से सा, यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा के मतलब कुछ होता है। तो बताएंगे कि जब एक त्रिभुज के दो भुजा बीच में कोण और दूसरे त्रिभुज के दो भुजा बीच में कोण आपस में या माप में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि जब एक त्रिभुज के दो भुजा बीच में कोण और दूसरे त्रिभुज के दो भुजा बीच में कोण आपस में या माप में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, तो सर्वांगसम कहलाते हैं। समझ आएगा, आपस में माप में बराबर हो, जैसी बोल रहा बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। उसके बाद आशा, मैंने ए से आ, एस से सा, पाई के बदला में आकार के बदला में ए। आशा का मतलब हुआ एंगल, ए से एंगल, ए को एंगल पढ़ेंगे, साइड, एस को साइड मैंने भुजा एंगल, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक त्रिभुज के दो कोण बीच में भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण बीच में भुजा आपस में या माप में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा, साइड साइड साइड, यानी ससुर को लिखेंगे साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। जब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में या माप में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। आपसे परीक्षा में आ सकता है कि साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, भुजा के मतलब भुजा होता है कि जब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में या माप में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, तो सर्वांगसम कहलाते हैं। उसके बाद लिखेंगे RHS, यानी समकोण कर्ण भुजा। जब एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा और दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण को एक भुजा आपस में या माप में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आस, आस के मतलब हुआ एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा। कोण कोण भुजा का मतलब हुआ जब एक त्रिभुज के दो गो कोण और कोई एक भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण कोई एक भुजा आपस में या माप में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। उसी प्रकार समरूप के जो है शर्त जो है होते हैं। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त को लिखें। कल बताए थे कि समरूप क्या है, पिछले वीडियो में बताए थे कि समरूप क्या है, तो जब दो ज्यामितीय आकृतियां आकार और माप में बराबर हो या ना हो उसे ही समरूप कहते हैं। आज जो है बताने जा रहे हैं दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त को लिखें। तो बताएंगे कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त निम्नलिखित होते हैं। पहला, एंगल एंगल, यानी कोण कोण। कोण कोण के मतलब होता है जब एक त्रिभुज के दो कोण, यहां देखना, जब एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरा त्रिभुज के दो कोण
आपस में बराबर हो या ना हो, या माप में बराबर हो या ना हो, वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में या माप में बराबर हो या ना हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। परीक्षा में भी आ सकता है कि एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में या माप में बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? बता देंगे, समरूप कहलाते हैं। फिर एंगल 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 यानी कोण कोण कोण। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो या ना हो, उसी को हम लोग कुछ कहेंगे, वह दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? यानी समरूप कहलाते हैं। यानी परीक्षा में आ जाएगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो या ना हो, या माप में बराबर हो या ना हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? तो बता देंगे, समरूप कहलाते हैं। समानुपाती कहता कि जब दो त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती हो, जब दो त्रिभुज के संगत या दो त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, है ना। समानुपाती का मतलब होता है खाड़ा बटे खाड़ा, पाड़ा बटे पाड़ा। समानुपाती का मतलब क्या होता है? खाड़ा बटे खाड़ा और पाड़ा बटे पाड़ा। आ जाएगा कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त को लिखें, तो यही लिखना है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त निम्नलिखित होते हैं। एंगल एंगल यानी एंगल एंगल यानी कोण कोण, एंगल 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 यानी कोण कोण कोण, एक होता है समानुपाती। उसके बाद आपको है वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योमेट्री, यानी आपको वीवीआई जो परीक्षा में जो पूछे जाएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है ज्यामिति में आपको लिखा हुआ है। यहाँ जितना स्टार जो देख रहे हैं लगा हुआ, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव है। इसी ऑब्जेक्टिव से आपको परीक्षा में जो है 3 से 5 अंक आ सकते हैं। तो चलिए 3 से 5 अंक लाने के लिए इसको समझते हैं। सबसे पहले कहा कि जब दो त्रिभुज समान कोणिक हो, समान कोणिक माने जब दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हो, समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यह देखिए बताए थे एंगल 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 में कि जब दो त्रिभुज, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में या माप में बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो यही कहा कि जब दो त्रिभुज समान कोणिक हो, समान कोणिक मतलब कि दो गो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के कोण बराबर माप में बराबर हो, जब दो त्रिभुज समान कोणिक हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? तो समरूप कहलाते हैं या समरूप होंगे। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है जब दो त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि जब दो त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? तो समरूप कहलाते हैं, याद रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? तो बता देंगे, बराबर होता है। उसके बाद आ जाएगा जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो भुजाओं का अनुपात 9 के वर्गमूल निकाल देना 3 और 4 के वर्गमूल 2, यानी क्षेत्रफल के अनुपात दिले रहेगा तो उसको वर्गमूल निकाल देना, 9 के वर्गमूल 3, 4 के वर्गमूल 2, यानी जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो भुजाओं का अनुपात 3:2 होगा। उसके बाद अगर भुजा का अनुपात दिले है, जब दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यानी भुजा का अनुपात दिले 5:3, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? तब 25:9 हो जाएगा, यानी इसको वर्ग कर देंगे। यानी भुजा का अनुपात दिले रहेगा तो भुजा को वर्ग कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी भुजा का अनुपात दिले रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब वर्ग कर देना है, और क्षेत्रफल का अनुपात दिले रहेगा और भुजा का अनुपात पूछेगा तो उसको वर्गमूल निकाल देना है। तो यही है, जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उसके भुजाओं का अनुपात 3:2 हो जाएगा, और जब दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 5:9 है, 5:3 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 25:9, इसको वर्ग कर देना है। उसके बाद एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। आ जाएगा कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? तो एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त का निर्माण अनगिनत बिंदुओं से हुआ है। तो एक वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त का निर्माण
अनगिनत बिंदुओं के द्वारा हुआ है मिलने से, इसीलिए एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। परीक्षा में आपको आ सकता है कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। आ जाएगा कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, जैसे में वृत्त है और वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो बताएंगे कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, देखिए यह वृत्त है और ये वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं या खींची जा सकती है। उसके बाद एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर या समान होती है, यानी एक वृत्त पर ये 2 स्पर्श रेखा जो खींचे, ये 2 स्पर्श रेखा एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों रेखा आपस में बराबर या समान होते हैं। आपसे परीक्षा में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कि एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होते हैं, तो बराबर या समान होते हैं। उसके बाद आ जाएगा कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनते हैं, यह बनता है। एक सरल रेखा पर, सरल माने सीधा रेखा, एक सीधा रेखा पर कितना डिग्री के कोण बनता है, तो 180 डिग्री के कोण बनता है। तो एक सरल रेखा पर या सीधी रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनता है और त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। यानी सीधे आपको परीक्षा में लगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग या योगफल कहेगा तो कहना 180 डिग्री का होता है। कोण का एसआई मात्रा डिग्री या अंश होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोण का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कोण का एसआई मात्रा डिग्री या अंश होता है। उसके बाद आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी वृत्त की त्रिज्या जो होता है वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद कहेगा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, तो बराबर होता है। उसके बाद आ जाएगा 50 डिग्री का पूरक अनुपूरक कोटिपूरक कोण 40 डिग्री होगा, यानी पूरक अनुपूरक कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जिन 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसी को पूरक अनुपूरक और कोटिपूरक कोण कहते हैं। यही लिखा हुआ है 50 डिग्री का पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक कोण कितना होगा, तो 50 डिग्री में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो 40 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए 50 का कोटिपूरक अनुपूरक कोटिपूरक कोण 40 डिग्री होगा। 80 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो 100 डिग्री होगा। कहता समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जिन 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो उसी को समपूरक कोण कहते हैं। तो 80 डिग्री का पूछ रहा, 80 डिग्री का समपूरक कोण, तो 80 में हम कितना डिग्री जोड़ेंगे एक कोण कि 180 डिग्री हो जाएगा, तो 100 डिग्री जोड़ना पड़ेगा तब ना 180 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग समपूरक कोण। जिन 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो उसी को समपूरक कोण कहते हैं। तो ये सारे हम बताएंगे। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस के विलोम, वृत्त संबंधित प्रमेय, समरूप संबंधित प्रमेय, ये सब सिद्ध करेंगे और यहाँ से बेसिक फिर ज्यामिति खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम किताब आधारित जो प्रश्न जो है आपको पढ़ने के लिए BTBC, तो ये सारे प्रश्न को जो हम बताते चलेंगे एक एक करके, ताकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को मैंने आसानी से बनाया जा सके। तो चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास जल्द से जल्द उपलब्ध हो। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को धन्यवाद।